नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और खबरों वाले शेयरों की पूरी डिटेल हम लेंगे। ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आपको बताएंगे, ग्लोबल बाजारों का पूरा हाल बारीकी से आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, जहां पर कल के कोहराम के बाद आज रिकवरी अच्छी है। जी हां, कल हमने देखा था कि करीब 12-13% टूट गया था और आज उतनी ही रिकवरी हम देख रहे हैं। निकेई में 3000 अंकों से ज्यादा का उछाल है और करीब 9% की रिकवरी। टॉप से अगर हम बात करें तो करीब 25-26% निकेई टूटा था। कल की गिरावट उसमें शामिल थी, लेकिन आज वो रिकवरी आ रही है। कहीं ना कहीं कैरी ट्रेड की जो अनवाइंडिंग हो रही थी उसका प्रेशर आया था। ब्याज दरों में जो बैंक ऑफ जापान ने सरप्राइज जो बढ़ोतरी की थी उसके चलते हमने देखा था सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि आज रिकवरी का सत्र है। देखते हैं रिकवरी कितनी टिकाऊ होती है, लेकिन निश्चित तौर पर राहत की बात तो जरूर है। गिफ्ट निफ्टी में भी रिबाउंड आया है। करीब 230 अंकों के आसपास की तेजी पर गिफ्ट निफ्टी में कारोबार हो रहा है। बाकी एशियाई बाजारों में भी खरीदारी है। कल पूरी की पूरी जो पिक्चर थी, पूरी की पूरी जो स्क्रीन थी वो रेड थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीजें बेहतर होती दिख रही हैं। गिफ्ट निफ्टी भी आप देखिए 211 अंकों की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहा है। तो आज कम से कम कह सकते हैं कि एशिया में माहौल ठीक है। अमेरिका में भी अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मामला थोड़ा सा खराब था, क्योंकि 2 साल की सबसे बड़ी हमने वहां पर कमजोरी देखी थी। लेकिन फ्यूचर्स में वहां पर रेस्पाइट है, राहत है। और अगर आप डाउ फ्यूचर्स को, नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहां पर शानदार तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। दोनों के दोनों फ्यूचर्स में 300 अंकों के आसपास की तेजी है। तो ये एक बढ़िया चीज हो रही है। लेकिन क्या ये बस ये रिबाउंड रैली है या फिर जो भी नुकसान होना था वो हो चुका है? अब आगे ज्यादा कुछ वहां पर दिक्कतें नहीं आएंगी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने साथ एक एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर हम कल के अमेरिकी बाजारों के सत्र की बात करें तो 2 साल में सबसे खराब दिन रहा। डाउ जोन्स 1000 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ, यानी कि लगातार अगर 3 दिन को देखेंगे तो 2 दिन में 1100 अंक टूटा था। कल की 1000 अंक को जोड़ लीजिए, करीब 3 दिन में 2100 अंकों की भारी भरकम गिरावट हो चुकी है। S&P 500, नैस्डैक कल 3% के आसपास की गिरावट रही। डॉलर इंडेक्स 102.5 के आसपास से 7 महीने के निचले स्तर पर है। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 1 साल के निचले स्तर पर चली गई थी, लेकिन वहां से थोड़ी सी सुधार हम देख रहे हैं। क्रूड $77 के आसपास ही है। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो एस्केलेशन है, वहां पर जो दिक्कतें हैं, वहां पर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर अटैक करें। इस बात की आशंका है। लेकिन कम से कम आज के लिए वो चीज़ें थोड़ी सी राहत वाली चीज़ ज़रूर लग रही है, क्योंकि फ्यूचर्स रिकवर कर रहे हैं। एशिया में रिकवरी है। क्रूड की बात करें, एक रेंज का ही ट्रेड है। $77 के आसपास ही कच्चे तेल में कारोबार हो रहा है। लेकिन एक जो चिंतित करने वाली जो चीज़ है वो है एशियाई बाजारों में रिकवरी तो अच्छी आ गई, लेकिन एफआईआईज की जो बिकवाली है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस को देखेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली है। ये ज्यादा नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम कैश मार्केट की बात करें, वहां पर 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि जो कैश की जो सेलिंग है वो डीआईआईज ने एब्जॉर्ब की है। 9,156 करोड़ रुपए की डीआईआईज की तरफ से बाइंग आई है। तो आज के बाजार में आपको किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए? कल की भारी बिकवाली के बाद 24,000 किसी तरह से होल्ड हुआ, लेकिन 600 650 निफ्टी टूट गया। क्या आज आपको रिबाउंड के लिए प्ले करना चाहिए? क्या आज बाइंग आएगी बाजार में और उसको आप राइड करें? जरा ये समझ लेते हैं और थोड़ा डेटा को भी खंगालेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, आज माहौल ठीक है, मतलब कल के कोहराम के बाद हम देख रहे हैं कि एशिया में रिकवरी है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर आ गया है। क्रूड थोड़ा सा स्टेबल है। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। किस तरह से आज रणनीति बनाए बाजार में आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, 2 पॉइंट के साथ मैं शुरू करूंगा। फर्स्ट, आपने जो एफआईआईज के नंबर बताए, मैं एफआईआईज की होल्डिंग भी इसमें जोड़ देता हूं। एफआईआईज में 2 नंबर आपने 10,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन पे सेलिंग का नंबर देखा, और साथ में उनकी होल्डिंग भी कम हुई है। वो कल 65-66% थे, वो घटकर 60% हुए। यानी कि कल मार्केट में 5% एफआईआईज ने भी माल बेचा है। इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है, कि जो भी यूएस से नंबर आ रहे थे उस पर सभी को ट्रस्ट है, और उसकी इम्पैक्ट सिर्फ एक बाजार पे नहीं था, वो सब बाजारों पे था। वो जैपनीज मार्केट से लेकर हांगकांग के बाजार, इंडियन बाजार, सब पे था। तो ये बात तो तय है कि वहां जो भी बातें हो रही है उसका इमीडिएट रिएक्शन सभी मार्केट्स ने दिया, तो वो बात सच है।
वो बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, उड़ी उड़ाई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, अब आती है बात रिकवरी की कि मार्केट के अंदर आज रिकवरी है तो इसको किस पॉइंट से देखें। देखो इसको ना 3-4 पॉइंट से आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, रिकवरी तो है और रिकवरी भी फास्ट है, तो ये आप रिकवरी को क्या इंडिया विक्स से जोड़ सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल यस। कल आप देखो कल 40% इंडिया विक्स बढ़ा। अगर आप चुनावों में भी देख रहे होगे तो या बजट में भी देख रहे होगे तो इंडिया विक्स के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी वो 10-10% करके हुई थी। सिंगल में कभी भी 40% या 50% विक्स नहीं बढ़ा और ये 17 साल में पहली बार बढ़ा है। क्या 17 साल में भारत में कोई इवेंट ही नहीं हुए ऐसे? हुए होंगे लेकिन विक्स वैसा नहीं बढ़ा। तो ये बात तो समझने की है कि कल जब विक्स बढ़ा और सभी बाजारों ने रिएक्शन दिया तो बाजार में प्रॉब्लम तो है, तो ये अपने मन से भी निकालो मत। ये अपने मन में ही बना के रखो कि हाँ बाजार में प्रॉब्लम तो है, नहीं तो इंडिया विक्स ऐसे नहीं बढ़ता। ये तो सारे मार्केट एक साथ रिएक्शन नहीं देते। ये बात अपने मन में घर कर जाओ। दूसरा पॉइंट, अब आज आपको जब पुल बैक मिल रहा है क्या उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? तो मेरा जवाब है ना, उस पर भी ट्रस्ट मत करो आप। मैं वजह आपको बताता हूँ। कल एक ही दिन के अंदर सारे लेवल्स टूटे निफ्टी के। वो थे 20 दिन के, वो थे 5 दिन की एवरेज, 10 दिन की एवरेज और 50 दिन की एवरेज को भी हमने टेस्ट कर दिया। और एक और बात बताएं, कल निफ्टी के अंदर टिपिकली अनवाइंडिंग का प्रेशर था। बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट था। अनवाइंडिंग जब होती है वो धीरे धीरे करके फिल होती है, वो एक दिन में फिल नहीं होगी। और एक और पॉइंट, डैमेज इतना जोर का था कि आप 24,000 कल टेस्ट कर गए और 24 हमने आपको बताया वो मेक ब्रेक वाला है। इसके नीचे तक जाओगे तो बियर ग्रिप बना लेगा, इसके ऊपर आओगे तो स्प्रिंग की तरह काम करेगा। आपके हमने कई बार ये सारी चीजें नोटिस करवाई हुई है। तो कुल मिला के आज रियल टेस्ट होने का होगा मार्केट का। मेरे को पुल बैक पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, बट इतना है यहाँ पे ठीक है, आपको एक रेंज डिफाइन हो जाएगी। आप थर्ड डे कॉन्सिक्वेंटली आप बिकोगे नहीं, थर्ड डे आपके अंदर बिकवाली नहीं आएगी तो आप झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या है कि आज थोड़ा सा एक रिलीफ है। क्या इस रिलीफ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जो है उसको बचाना चाहिए। जो भी है अपने सौदों को बचाओ। अभी एग्रेशन मत लाओ, फोमो मत लाओ। ये मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बहुत ये मार्केट नहीं है। कल फिर कोई खबर आ गई तो फिर इसी में ही आप ट्रैप हो जाओगे। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा, नया पोजीशन ना लीजिए, पुरानी पोजीशंस को हैंडल विद केयर कीजिए। ये मेरा पॉइंट है। मैं आपको अपने लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी के लिए 23,800 और 24,000 एक बेस है। कल 24,000 के ऊपर जाके हम बंद हुए हैं। पुल बैक आएगा तो 24,400 से ऊपर तक नहीं आना चाहिए। अगर आ जाता और इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तब बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24,400 तक का पुल बैक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कल हमने जो क्लोजिंग दी है 50,000 की दी है और 50,000 के एक बार हम नीचे भी चले गए थे बाहर हुए। 50,000 की क्लोजिंग में आप चाहें तो 49,800 49,700 की रेंज का एक स्टॉप लॉस रख लें। थोड़ा बहुत अगर पहला टेस्ट करना हो, चलो ये बात मैं बता देता हूँ, अगर किसी को निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले टेस्ट करना हो कि क्या खरीदा जाए तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि जरा बैंक निफ्टी में आप पोजीशंस लेना, निफ्टी में मत लेना अभी भी, क्योंकि निफ्टी की प्रॉब्लम नेस्डैक से और ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है और आईटी की वेटेज है निफ्टी में। तो इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो बैंक के साथ करना, और बैंक थोड़ा ओवर अंडर वैल्यूड भी हो चुका है क्योंकि 59 का पीसीआर आ गया है इसका। तो 59 का पीसीआर का मतलब है कि आपने बहुत ज्यादा तोड़ दिया है इसको। ठीक, तो आप कभी भी टेस्ट करना तो पहले बैंक निफ्टी से करना। मैं इसके भी लेवल बता देता हूँ। 49,700 तक की रेंज का स्टॉप लॉस है। पुल बैक आएगा तो 50,500 5,700 तक का आ सकता है। तो 700 600 700 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, 300 400 पॉइंट निफ्टी के अंदर आप एक पुल बैक ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट ना कीजिए, बल्कि एक्सपेक्ट कीजिए कि इतना हो जाएगा। एक बार ये निकल जाए पूरा यूफोरिया, फिर आपको अच्छे मौके मिल जाएंगे। आज आप ऊपर ले रहे थे, मार्केट को अगले दिन फिर नीचे जाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स को जम के काम करें, भले वो ऑप्शंस वाले, कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो इंट्राडे ही करे। कल को बीटीएसटी एसटीबीटी लेके जाओगा, आज उसकी हालत देख लीजिए आप। ठीक, तो आप थोड़ा सा आपको इंट्राडे काम करना है। रही बात बैन की, 6 शेयर बैन में है और होल्डिंग तो नहीं है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से डिम्पी ने एक एक पॉइंट और मतलब क्रिस्पली उसको क्लियर कर दिया आपके लिए कि आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। इंट्राडे कीजिए, कैरी ओवर ट्रेड ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जो स्थितियां ग्लोबल मार्केट में बनी हैं, आज की रिकवरी बहुत यकीन करने लायक नहीं है। आज देखते हैं सस्टेन कितना करते हैं, उसको कितना टिका पाता है। लेकिन कल हमने निफ्टी में लोअर लेवल से 150 पॉइंट की रिकवरी छोटी सी देखी है और जो क्रूशल जो सपोर्ट था फिर से उसके पास आके निफ्टी खड़ा हुआ है 24 आसपास। डिम्पी का कहना है कि 24,000 है, उसके बाद 23,800 ये सपोर्ट लेवल का काम आपके लिए करेंगे नियर टर्म में। लेकिन जरा ग्लोबल बाजारों की जो घबराहट है उसको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। शिकागो से, यानी कि उस जगह से जहां पर ये बातें हो रही हैं कि नहीं अमेरिका में मंदी आ रही है, हमारे साथ जुड़ गए हैं इनसिड कैपिटल के अनुराग सिंह। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। अनुराग, अचानक से मतलब हमने
हम एक दिन सुबह उठे और हमने सुना कि नहीं अमेरिका में मंदी आ रही है। पहले तो ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि मान लीजिए कि ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा आए थे वो कमज़ोर आए थे, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से तो उम्मीदें तो अब ये बिल्ट हो गई हैं कि नहीं सितंबर में जो कट आएगा शायद आधे % का करना चाहिए यूएस फेड को। और जो जापान की जो दिक्कत है कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग वाली, क्या आपको लगता है कि थोड़ी और परेशान करेगी अमेरिकी बाजारों को भी और बाकी एशियन मार्केट्स को भी? हाँ अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए बहुत सारे सवाल आपने सवाल में पैक कर दिए, एक एक करके चलते हैं, आते हैं जापान पे आएंगे। देखिए मंदी तो नहीं है अभिषेक, एक कूलिंग ऑफ जिसको बोलते हैं इकोनॉमी का वो हो रहा है। और कूलिंग ऑफ तो फेडरल रिजर्व साल भर से कोशिश कर ही रहा है और उसकी पॉलिसीज लैग के साथ काम करती है। तो जॉब्स तो देखिए फिर भी जो डेटा आया जिस पर सडन रिएक्शन हुआ थर्सडे को, वो 114,000 जॉब्स फिर भी क्रिएट हुए। नॉर्मल नंबर आफ्टर पेंडेमिक 200,000 जॉब्स का था, तो वो उससे कम दिखे। लेकिन ऐसा नहीं है, 4-5 महीने पहले फिर से एक बार ये नंबर आया था और ये नंबर कांस्टेंट रिवीजन में भी रहता है, तो दिस वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग। प्लस पीएमआई जो मैन्युफैक्चरिंग का लो आया 46 पे, उसने मार्केट को एक पैनिक में डाला। और इन दो खबरों को मिला के मार्केट में एक ये हुआ कि देखिए अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको निकाल लेते हैं। तीसरी बात ये थी अभिषेक के, देखिए जब मार्केट्स बढ़ रहे थे यहाँ पर करीब 60 to 70% ऑफ द गेन आपका जो 6-7 स्टॉक्स है ना नैस्डैक के, उससे आ रहा था। एसएनपी पे भी वेटेज जो गेन्स का हुआ है इस साल, वो लार्जली अबाउट 60 to 70% उन 6 स्टॉक से आया है। अब पता सबको है कि वो वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हैं, बट वो एक हाइडिंग ट्रेड था कि मार्केट में अब जब तक रेट हाई है आप ऐसी कंपनीज में छुप जाएं जिनका डेट नहीं है और रेवेन्यू स्टेबिलिटी है। तो जैसे ही थोड़ा सा एक झटका आया मार्केट में, थोड़ा एक जिसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं वो हुआ। एंड एनी केस आई थिंक साल में कोई एक बार तो एक मौका आता है जब करीब 10% इंडेक्स करेक्शन होता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। यूएस मार्केट्स में तो होता ही है। तो वो बहाना भी मिल गया मार्केट को, तो एक 10% करेक्शन मार्केट ने ले लिया। बहरहाल रिसेशन की गुंजाइश नहीं है और फेडरल रिजर्व को भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 25-25 के हिसाब से ही वो चलेंगे, क्योंकि 50 करेंगे तो थोड़ा पैनिक आ जाएगा मार्केट में। तो ऐसा अनुमान है। लेकिन अदरवाइज इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जॉब्स होल्ड कर रहे हैं। एंड एज लॉन्ग एज जॉब्स आर होल्डिंग अभिषेक, तो मार्केट इज वेरी रोबस्ट एंड काफी अंडर वैल्यूड हैं। काफी पॉकेट्स हैं जहां पर इन 6-7 स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे मार्केट में बहुत वैल्यू है अभिषेक। तो देर इज नो रीजन के मार्केट का बेस क्विकली फॉर्म हो जाता है जैसे ही थोड़ी करेक्शन आती है अभिषेक। जी 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 जी। अनुराग के शब्द 4 यही थे शुरुआती, मंदी तो नहीं है। चलिए हमने मान लिया क्योंकि आप वहां पर ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं अनुराग। लेकिन देखिए कहा यह जाता है कि अमेरिकी जो मार्केट्स हैं वो मैच्योर हैं, और आप जो बता रहे हैं कि इन्होंने 6-7 स्टॉक्स ने पूरा एसएनपी को हिला दिया और नैस्डैक में उथल पुथल मचा दी। अच्छा, एक छोटा सा आंसर हो दीजिए, क्या हम मान के चलें कि जो शॉर्ट टर्म की जो वॉलेटिलिटी थी जो हमने पिछले 3-4 दिनों में देखी, वो अब सेटल होने बढ़ेंगी अगले 1 से 2 दिनों में? हाँ ऐसा लगता तो है अभिषेक, बिकॉज कोई ऐसा नया डेटा रिलीज तो अभी होने वाला नहीं है। अब तो मंथ एंड में आपका पीसी का नंबर आएगा, बीच में आपके रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे, अनलेस उनमें कोई बहुत ज्यादा फॉल देखे, जो ऐसा रीजन दिखता नहीं है कि हो। अब 1-2% तो देखिए ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो आई थिंक अब एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। एक 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 और बात कहना चाहता हूँ अभिषेक, इसमें एक रोटेशन ट्रेड भी एक चल रहा था। इस साल का फ्लेवर है द ग्रेट रोटेशन। उसको कहते हैं कि ये 6-7 स्टॉक्स से निकल के बाकी स्टॉक्स में जाना जहां पर वैल्यू है, वो अंडरवे था। और वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बिकॉज जब मार्केट से पैसा निकलता है तो छोटे स्टॉक से भी सब एक साथ निकल जाता है। तो रसल ने तो सारा अपना गेन्स ही गिव अप कर दिया इस साल का, बट आई एम श्योर वो वापस आ जाएगा। और एक एक बात और ऐड करें इसमें अभिषेक, विच एडेड टू बैड सेंटिमेंट, वो ये हुआ कि ये रिजल्ट्स जब आए तो माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट देखिए एक्सपेक्टेशंस तो बीट कर रहे हैं वो, लेकिन मार्केट जो प्राइस इन करता है इन कंपनी से वो एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड करता है। एंड दे वर ईदर जस्ट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस और बेयरली मिसिंग इट।
तो फेसबुक को छोड़ के कोई भी कंपनी ने बड़ी रोबस्ट कमेंट्री नहीं दी। एप्पल में पिछले 2-3 साल से टॉप लाइन में बहुत सॉलिड ग्रोथ नहीं है। फिर बफेट साहब ने 50% स्टेक बेचा एप्पल का, तो वो भी एक पॉइंट था कि देखिए अब वैसा बाय एंड होल्ड फॉरएवर इन्वेस्टर अगर अपना 60-70 बिलियन का स्टेक बेच देता है, तो विच मीन्स दैट ही इज आल्सो थिंकिंग कि और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं एंड कैश पे आ जाइए। तो और थर्ड इज अमेजोन के रिजल्ट्स में भी ये देखने को मिला कि ये जो इतना एआई का हाई प्राइसिंग किया हुआ है इन कंपनीज में, शायद ये उतना जल्दी मेच्योर ना हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जहां पे आपको करेक्शन दिख रहा है, और वो इंडेक्स में हैवी दिखेगा, वेटेज ही इन कंपनीज का ज्यादा था। येन कैरी ट्रेड आपकी बात रह गई अभिषेक। देखिए ये ऑन द मार्जिन येन कैरी ट्रेड ठीक है, एवरीबडी इज अवेयर कि ये चल रहा है, लेकिन ये इसका खेल थोड़ी देर का होता है, उसमें ये नहीं कि ये फंडामेंटली मार्केट को कुछ चेंज कर देंगे। आई अंडरस्टैंड कि येन हैज अप्रिशिएटेड एंड यही चीज आपसे चाहिए थी सर। ठीक है। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह, अच्छा आपके लिए तो शाम होगी वहाँ पे आज समय देने के लिए और बहुत ही समग्रता के साथ इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच। कहीं कि आपके लिए बाजार में आज ट्रेड के मौके कहाँ पर मिलेंगे, रिलीगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए। देखिए हमने ग्लोबल मार्केट को जितने भी ऑप्शंस के डेटा हैं सारे हमने मथ लिए हैं, अब आपसे ना मक्खन चाहेंगे। बताइए स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आज ट्रेड के मौके बनेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक देखिए जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो है, लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच रखी है, तो पहला जो रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगा वो सन फार्मा का होगा। स्टॉक में अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि डिफेंसेस थोड़ा सा बेटर ट्रेड करेंगे आने वाले टाइम में भी। 1680 के के साथ 1800 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे देखिए बैंकिंग पैक में आईसीआईसीआई बैंक में फ्रेश नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करीब 1130 तक के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 1190 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट अजीत, बहुत शुक्रिया। एक लॉन्ग एक शॉर्ट, फार्मा को लॉन्ग, सन फार्मा को डिफेंसिव की तरफ जाइए, बैंकिंग में आईसीसी बैंक को शॉर्ट करने की सलाह है। एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाएंगे अजीत। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं और शरद के पास हैं पूरे के पूरे नतीजे और जो खबरें आई हैं। कहीं ना कहीं कल ये कॉर्नर हो गई थी, मतलब कोई देख भी नहीं रहा था कौन से नतीजे आ रहे हैं, कौन सी खबरें, क्या रिएक्शन हो रहा है, लेकिन शरद आज वो फिर से फ्लेवर में लौटेंगी चीज़ें। पहले बताइए कि नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट्स आए हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर नतीजे की बात करें तो टाटा केमिकल्स के नंबर सीक्वेंशियली जो है अनुमान से बेहतर आए हैं, तो स्टॉक को ट्रैक करिएगा। अपडेटेड सर्विसेज यहाँ पे भी नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगातार तीसरे स्ट्रेट क्वार्टर में जो है कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, वी-मार्ट रिटेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और एबिटा मार्जिन देखें तो लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़ी है। तो अच्छे नतीजे की लिस्ट में जो है आपको बता दिया। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बताते हैं, यहाँ पे दोनों निफ्टी कंपनीज इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स लाए हैं। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू सीक्वेंशियली 2% बढ़ा है और वही मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ी सी डिप आई है और नेट प्रॉफिट हालांकि एडजस्टमेंट्स के कारण डबल हुआ है। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे भी सीक्वेंशियली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स ही देखने मिले हैं। कुछ कमज़ोर नतीजे भी हैं जो फोकस में रहेंगे, इसमें बीएमएल इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो है कंपनी की लॉसेज ऑलमोस्ट 70 करोड़ की है और रेवेन्यू सिर्फ 10% जो है बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आया है। और एबिटा लॉस भी जो है देखेंगे लगभग 50 करोड़ का है। सिरमा एसजीएस की बात करें तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू तो बढ़ा है 93%, लेकिन जो कामकाजी मुनाफे है यहाँ पे वो देखेंगे तो सिर्फ 21% बढ़ा है और पैट में भी जो है एक इम्पैक्ट आया है, जहाँ इसके कारण 28% जो है गिरावट देखने मिली है। तो इसके कारण जो है थोड़े से मिले जुले नतीजे आपको देखने मिल रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप में लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है हमको अभी तक देखने मिला है। ठीक है, टाटा केमिकल्स के नतीजे अच्छे हैं। भारतीय एयरटेल में जो एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ उसमें यह है कि मुनाफा उनका है वो हो गया है डबल, 100% प्रॉफिट बढ़ा है। अच्छा शरद, ये बताइए कि खबरें कौन सी आई हैं आज, खबरों के पर फोकस कहाँ होगा। जी बिल्कुल, 3-4 अहम खबर है जिस पे फोकस रहेगा। औरोबिंदो फार्मा को जो राजस्थान है प्लांट, वहाँ पे यूएसएफडीए द्वारा उनके प्लांट को ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड मिला है, सेंटिमेंटली नेगेटिव है। राइट्स और हुडको ने कोलैबोरेशन किया है कंसल्टेंसी वर्क्स को लेके। वही पावर मेक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इनको लगभग 111 करोड़ का ऑर्डर आया है ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेके। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज एक नई ऑफिस स्पेस बैंगलोर में जो है
खोलने वाले हैं इस डेवलपमेंट में। इनको जो है एनुअल लीज इनकम कंपनी कह रही है 100 करोड़ हर साल रहेगा और कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट 750 रुपए का रहेगा। BLS इंटरनेशनल की भी जो फंड अप्रूवल आ गई है, लगभग 2000 करोड़ रुपए रहेंगे QIP इशू के ज़रिए। और वही अगर भारत फोर्ज के बारे में बात करें तो 8 अगस्त को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके। फोर्स मोटर्स की बात करें तो इनकी जो जुलाई की सेल्स आंकड़े आए हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स जो है गिरा है लगभग 3.4% और वीक सेट ऑफ नंबर्स है। तो ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है जिसको हमें आज ट्रैक करना है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम खबरें, तमाम ये नतीजे, इनको हम और विस्तार से आगे हम आपके लिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके सब पर रणनीति भी जानेंगे। इस शो को तो फिलहाल यहाँ समेटेंगे।